हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम आ चुके हैं अपने डे 28 पार्ट 3 ऑफ द कैपिटल गेन। ठीक है। अब अभी तक दोस्तों अपन लोगों ने क्या किया है, तो अभी तक हम लोगों ने, अगर मैं एक ब्रीफ दूं आपको, तो कहाँ गई हमारी चैट बुक? ये रही हमारी चैट बुक। तो चैट बुक में सबसे पहले अपन लोगों ने किया चार्जिंग सेक्शन, उसके बाद समझा कैपिटल एसेट क्या होता है, उसके बाद देखा कि नेचर ऑफ कैपिटल एसेट क्या होता है, प्लस इंडेक्सेशन क्या होता है, उसके बाद 50AA जो सेक्शन है वो क्या होती है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन जो है वो क्या होता है, उसके साथ ही साथ जो और प्रोविजंस है वो क्या होते हैं। ठीक है। प्लस टैक्स रेट जो है वो समझा, और उसके बाद 112A और 111A किया। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपका पेज नंबर 1 में कवर्ड है, वो प्योरली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। ठीक है। कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आपका बेस बनाना है ना, वो हमारा बना है फर्स्ट वीडियो से। अगर आप फर्स्ट वीडियो पढ़ लेते हो और उसके बाद बोलते हो कि नहीं आई एम डन, मैं तो सब बना लूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका बेस क्लियर करने के लिए है कि कैपिटल गेन एक्चुअल में है क्या, निकाला कैसे जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन लोग आए किसमें, तो सेकंड पेज में। सेकंड पेज जो है वो क्या डील किया, तो सबसे पहले सेकंड पेज में डील किया गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग होती है। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो क्या होती है। उसके बाद कि अगर सेक्शन 47 अप्लाई होता है, तो उस केस में सेक्शन 47 के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालोगे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली वो ये बोलना चाहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो पास्ट में ट्रांसफर नहीं है, ठीक है, नहीं है पास्ट में ट्रांसफर, तो उस केस में अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो नॉर्मली अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन सेक्शन 47 लगेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा, क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैम सेक्शन 47 क्या होता है, भूल गए सेक्शन 47 क्या होता है? सेक्शन 47 होता है सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, और ट्रांसफर नहीं है मतलब कैपिटल गेन भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर नहीं है, तो उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन, बाकी सारी चीजें कैसे कैलकुलेट। तो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है। उसके बाद आज जो हमारा मेन टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, विच इज आर लेक्चर 28। ये हमारा कवर करेगा एक्सेप्शन टू सेक्शन 45, दैट इज आर चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलता है ये? एक्सेप्शन टू section 45, that is what your charging section। ठीक है। कि सेक्शन 45 आपकी क्या है, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 45 क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। तो चार्जिंग सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस है, वो आज अपन पढ़ने वाले। ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है। पहले तो मेरे को ये क्लियर होना पड़ेगा कि चार्जिंग सेक्शन क्या है। चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन जो बहुत बेसिक बात करता है कि अगर आपका क्या ट्रांसफर विद इन प्रीवियस ईयर हुआ है, अगर आपका जो ट्रांसफर है वो विद इन प्रीवियस ईयर हुआ है, तो आपका जो टैक्स है वो असेसमेंट ईयर में लग जाएगा। तो सीधी बात है कि ट्रांसफर जो है विद इन कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर हो जाना चाहिए। तो मैम ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। ट्रांसफर मतलब इन जनरल तो सेल होता है। ठीक है। तो अगर आपका सेल जो है वो प्रीवियस ईयर में लग गया है, तो आपको कैपिटल गेन जो है वो लग जाएगा। ठीक है। तो इस साल में आपका कैपिटल गेन लग जाएगा। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 1/4/2025। कलर चेंज कर देती हूँ उसका, से लेके 31
मार्च 2026। अगर इसके बीच में कभी भी क्या बोलते हैं ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ है, तो आपको टैक्स जो है वो लग जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर जो इनकम प्रीवियस ईयर की होती तो हम टैक्स कब देते हैं, असेसमेंट ईयर में देते हैं। इसीलिए ना जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन की जो हमारी वो है लाइन है, वो क्या बोलती है, चार्जिंग सेक्शन की लाइन बोलती है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट shall be chargeable under capital gain in the previous year in which transfer took place। कि जिस साल में ट्रांसफर होगा उस साल में टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो इस साल में अगर आपका ट्रांसफर हुआ है, अगर आपका ट्रांसफर जो है वो 25-26 के बीच में हो गया है, तो आपको 25-26 में ही टैक्स लगेगा। मतलब मतलब वो जो इनकम है वो 25-26 की काउंट होगी। ठीक है, तो इनकम जो है 25-26 की काउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलती हूँ मैं एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन, एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, अब अगर आपको ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ है तो आपको क्या है, इनकम ऑल्सो ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आपका जो ट्रांसफर है वो 25-26 के बीच में हुआ है, तो ये जो आपकी इनकम है सेल की, वो कौन सी की मानी जाएगी, इसी प्रीवियस ईयर 25-26 की मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन टू द चार्जिंग सेक्शन जो है वो क्या, एक्सेप्शन टू द चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि भले ही आपका ट्रांसफर जो है वो प्रीवियस ईयर में हुआ, ठीक है, भले ही आपका ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ हो, लेकिन टैक्स आपको उस साल में पे करना है जिस साल में आपको पैसा एक्चुअल में रिसीव होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पर चेंज कर दूं, मैं बोल देती हूँ कि टैक्स हैज टू बी पेड इन दिस प्रीवियस, टैक्स ऑफ सेम प्रीवियस ईयर दैट इज 25-26। कि ये 25-26 में का ही आपको टैक्स माना जाएगा, भले पे असेसमेंट ईयर में करते हैं बट इनकम कब की मानी जाएगी, 25-26 की मानी जाएगी। बट अगर एक्सेप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं 2 साल ले रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये आपका प्रीवियस ट्रांसफर ईयर और ये है आपका टैक्स ईयर। एक को मैं आपको बोलती हूँ ट्रांसफर ईयर और एक को मैं बोलती हूँ क्या, टैक्स ईयर, जिस साल की मेरे को इनकम मानी जा रही है। ठीक है, तो ट्रांसफर ईयर फॉर एग्जांपल मान लो हमारा ट्रांसफर जो है वो कब हो रहा है, 25-26 में, मतलब 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक। तो ट्रांसफर विद इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इनकम है वो रिसीव हो रही है आपको 1/4/2029 से लेकर 31 मार्च 2030, आपको 29-30 में, तो क्या है, इनकम रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 29-30, और ये यहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ है कब, 25-26। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो है वो क्या बोलता है कि अगर मेरा ट्रांसफर एसेट जो है मेरे हाथ से चली गई है किसी और साल में, ठीक है, लेकिन मेरा जो टैक्स है मैं किसी और साल में दे सकती हूँ, किस साल में, जिस साल में मेरे को इनकम रिसीव हो रही है ना सर, उस साल में मेरे को टैक्स लग जाएगा। ये जो मेरे को फायदा मिल रहा है कि टैक्स मैं दूसरे साल में दे सकूं, जब मेरे को पैसा मिलेगा तब मैं टैक्स दूंगी, अगर मेरे को पैसा नहीं मिला है तो मैं टैक्स नहीं दूंगी। यही बात करता है क्या, एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन। और ये जो है वो क्या है बेटा, एक बेनिफिट है।
एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन क्या है, एक बेनिफिट है, क्योंकि क्या ऊपर में ऐसा कोई बेनिफिट आपको दिया गया है? नहीं। ऊपर वाले केसेस में क्या बोलता है कि अगर आपका ट्रांसफर हो गया तो आपको पैसा कब मिल रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको इस साल ट्रांसफर, आपकी एसेट चली गई, आपको इसी साल टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम कब आएगी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, और चार्जिंग सेक्शन सारे केसेस के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन है वो सिर्फ किसके लिए अप्लाई करता है? 4 स्पेशल केसेस। 4 स्पेशल केसेस में क्या लग जाता है? एक्सेप्शन लगता है। मतलब सरकार इन 4 लोगों को क्या देना चाहती है सर? फायदा देना चाहती है। इन 4 केसेस में सरकार बोलती है कि भाई तुम्हारा पैसा नहीं आया तो तुम मत दो, जब पैसा आ जाएगा तब टैक्स दे देना। तो क्या सरकार ये फायदा, ये लीनियंसी सबको देती है क्या? नहीं, सरकार ये फायदा, ये लीनियंसी सबको नहीं देती है। ये सिर्फ देती है किसको? एक्सेप्शन टू द चार्जिंग सेक्शन, मतलब 4 स्पेशल केसेस को। ठीक है, बस। और उसके अलावा बाकी सब लोगों के लिए क्या है? बाकी सब लोगों के लिए नॉर्मल केस है। और नॉर्मल केस क्या बात करता है? नॉर्मल केस बोलता है भैया कि जिस साल में ट्रांसफर हुआ है उसी साल में आप टैक्स दे दो। ठीक है, पैसा आया नहीं आया हमको कोई लेना देना नहीं है। बट वापस से रिपीट कर रही हूँ कि एक्सेप्शन जो है वो एक फायदा है 4 स्पेशल लोगों के लिए, और वेट कर रहा है सामने वाले के पैसा आने का। बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी एसेट चली गई जिस साल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा पैसा भी तो आएगा ना, और तुम्हारा पैसा सेम साल में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम तुमसे उस साल में टैक्स लेंगे। मतलब इसको हम तुम्हारी इनकम मानेंगे उस प्रीवियस ईयर की जिस साल में तुमको एक्चुअली में पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, और उस साल में हम तुमसे टैक्स जो है वो ले लेंगे। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, यही है। तो वापस से जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या बोलती है कि भैया एक बार तुम्हारा ट्रांसफर हो गया ना तो ये जो आपकी एसेट की इनकम है वो इसी साल की इनकम है, और इस पे हमको आप टैक्स दे दो, चाहे आपको पैसा मिला है चाहे नहीं मिला, हम इसको इसी साल की इनकम मानेंगे और इसी साल में आपसे टैक्स ले लेंगे। ये जनरल केस है, सरकार ये सबके लिए अप्लाई करती है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन टू द चार्जिंग सेक्शन जो है वो एक स्पेशल केस है जो 4 लोगों को अप्लाई होता है, मतलब 4 स्पेशल केसेस में अप्लाई होता है, जिसमें ट्रांसफर ईयर और टैक्स ईयर जो है वो डिफरेंट है। नॉर्मल केस में ट्रांसफर ईयर एंड टैक्स ईयर आर सेम। यहाँ पर पैसा मिलने का वेट नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पैसा मिलने का वेट नहीं किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो पैसा मिलने का वेट किया जाता है कि भैया पैसा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बाद में टैक्स दे देना, पैसा आएगा तो टैक्स दे देना। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ओके। 4 केसेस हैं आपके, उसमें से जो सबसे पहला केस है वो क्या डील करता है? तो चारों केसेस को ना हमने अपने चार्ट बुक में एक पेज में रखा है ताकि आपको कंपेयर करने में क्या हो सर, बहुत इजी। ठीक है, और हमारी टेक्स्ट बुक कहाँ है भाई? हमारी टेक्स्ट बुक में भी तो सब चीजें दी हुई है। ये है हमारी टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब एक्सेप्शन टू दी, इसको कर दो चार्जिंग, चार्जेबिलिटी सही लिखा है बट चार्जिंग सेक्शन इज बेटर। एक्सेप्शन टू दी चार्जिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 45। तो 45 जो है वो क्या है? चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन 45 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। और सेक्शन 48 क्या है? वापस से सेक्शन 45 क्या है बेटा? चार्जिंग सेक्शन। अब सेक्शन 48 क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। आपने पढ़ा है ना फॉर्मेट, एफपीओसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू नेट कंसीडरेशन माइनस cost of acquisition minus cost of improvement is equals to capital gain. That is what your section 48। और सेक्शन 47 जो है वो क्या है? तो सेक्शन 47 जो है वो आपका है
सेक्शन 47 जो है वो क्या है, तो सेक्शन 47 है आपका certain transactions not regarded as transfer, certain transactions not regarded as transfer, ठीक है। तो जो सेक्शन 47 है वो certain transaction not regarded as transfer है, ठीक है। अब क्या बोलता है ये, नॉर्मली ट्रांसफर ईयर व्हेन द एसेट गोस एंड द टैक्स ईयर व्हेन द टैक्स इज अप्लाइड आर सेम, बट इन द फोर केसेस दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो नॉर्मली सेम होता है लेकिन 4 केसेस में अलग है, क्या, ट्रांसफर ईयर और टैक्स ईयर जो है वो अलग अलग है एक्सेप्शन के, ठीक है। वापस से रिपीट कर देती हूँ, ट्रांसफर ईयर और टैक्स ईयर जो है वो अलग अलग है एक्सेप्शन के केस में, ट्रांसफर ईयर और टैक्स ईयर जो है वो अलग अलग है एक्सेप्शन के केस में, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन है, समझ गए आप, ठीक है। आई होप नाउ यू आर सॉर्टेड। अब जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था ना वो था सेक्शन 45(1), लेकिन जो उसका एक्सेप्शन है ना वो है 45(2), ठीक है। तो 45(2) जो है वो क्या बोलता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, तो क्या बोलता है ये पहला पॉइंट, सेक्शन 45(2), that is your conversion of capital asset into stock in trade, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है स्टॉक इन ट्रेड। तो इसके लिए मैं बना लेती हूँ एक छोटू सा डायग्राम। ये है हमारा बबलू, ये था क्या, हाँ बबलू, और बबलू के पास है सोना चांदी की दुकान, बबलू खोलना चाहता है एक दुकान, ये जो है वो 3 फ्लोर की दुकान है बबलू की, गोल्ड ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप, ठीक है। अब बबलू हैज 5 kgs ऑफ गोल्ड, बबलू के पास 5 किलो सोना है। तो आज तो 1.5 लाख रुपए लेट हो गए, तो बबलू तो बहुत अमीर आदमी है, और 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम का चल रहा है, तो इंटू 10 मतलब 1.5 करोड़ रुपए, और 5 इंटू 1.5 मतलब कि 7.5 करोड़ की जो वैल्यू का सोना जो है वो बबलू के पास है, ठीक है। बबलू इज वेरी अमीर, आप उसके घर में डाका डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, बबलू के पास 5 kgs ऑफ गोल्ड है, तो अभी ये 5 kgs ऑफ गोल्ड कहाँ है, उसके घर पे है, तो उसके घर पे है, तो अभी ये उसके लिए क्या है बेटा, कैपिटल एसेट, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर कैपिटल एसेट, ठीक है। अब बबलू को जो है वो क्या करनी है, ओपन करनी है एक ज्वेलरी शॉप, ठीक है। ओपन अ ज्वेलरी शॉप है ना, ये ओपन करना है, ओपन ज्वेलरी शॉप। तो उसने क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, तो कन्वर्टेड कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो जो 5 kg ऑफ गोल्ड है उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया है। उसके पास सिक्का था, उसने ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया, नहीं भी किया तो दुकान में ट्रांसफर कर दिया। मतलब जब तक ये घर में था 5 किलो गोल्ड, तब तक वो उसके लिए क्या था बेटा, कैपिटल एसेट था। लेकिन जैसे ये आइटम क्या चला गया, दुकान में चला गया, तो अब उसके लिए क्या बन गया है, 5 किलो गोल्ड बन गया है स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है।
पहले जो आपको ये था कैपिटल एसेट, अब बन गया है स्टॉक इन ट्रेड। तो यही केस बोल रहा है कि बबलू ने अपना कैपिटल एसेट जो है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। क्या बबलू को अभी कोई इनकम हुई है? नहीं, बबलू को अभी कोई इनकम नहीं हुई है। अब ध्यान समझना, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्या बबलू को अभी कोई इनकम हुई है? नहीं। ठीक है। अब अब क्या हुआ कि बबलू ने इस साल में अपना गोल्ड बेचा है। ठीक है, तो सोल्ड गोल्ड। अब खरीदता कौन है? यूजुअली औरतें ही खरीदती हैं, तो हमने ले लिया है मिस मैरी या मिनी। मिनी नाम था इसका, मिनी मिनी मिनी। सोल्ड गोल्ड टू मिनी। और कितना सेल किया है? तो उसने सेल कर दिया है 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है वो सेल कर दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो कन्वर्जन है वो प्रीवियस ईयर क्या बोलते हैं 23-24 में हुआ है, और जो सेल है वो प्रीवियस ईयर कब में हुआ है? 25-26। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं अपन? अपन ये बोलते हैं सर कि जो ये है ना कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये हमारा क्या है? ट्रांसफर ईयर है। कि हमारा ट्रांसफर ईयर जो है वो ये है, लेकिन हमारा जो टैक्स ईयर है वो कौन सा है? तो वो है 25-26, क्योंकि हमारे हाथ में पैसा कब आया है एक्चुअल में? 25-26। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसफर ईयर है वो अलग है और टैक्स ईयर जो है वो अलग। अब मैं बात करूं तो ट्रांसफर जो है हमारा कितना हुआ है? 5 किलो गोल्ड ट्रांसफर हुआ, लेकिन बिका कितना है बेटा? 10 ग्राम। तो आप जो टैक्स दोगे 25-26 में, वो कितने में दोगे? वो सिर्फ 10 ग्राम में टैक्स दोगे। ठीक है, तो जिस साल में आपकी एसेट आपके हाथ से चली जाती है उसको हम ट्रांसफर ईयर बोलते हैं, लेकिन जिस साल में आपको पैसा आता है उसको हम टैक्स ईयर बोलते हैं। तो मैम बाकी में टैक्स कब लगेगा? बाकी में वो जैसे जैसे बिकते जाएगा वैसे वैसे टैक्स जो है वो लगते जाएगा। ठीक है, कि जैसे जैसे बिकेगा ना वैसे वैसे टैक्स जो है वो लग जाए। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है। अब बबलू बबलू जो है उसने 5 किलो गोल्ड है वो ट्रांसफर किया है। अब जो टैक्स है वो जब आपको पैसा मिलेगा उसी साल में आपका टैक्स ईयर होगा। तो अभी 25-26 में सिर्फ 10 ग्राम में लगेगा, और जैसे जैसे आपका पैसा जो है वो आता जाएगा, मतलब गोल्ड जो है वो बिकते जाएगा, उस साल में टैक्स लग जाएगा। तो ये ट्रांसफर ईयर है और ये टैक्स ईयर। अब बेटा ये जो कैपिटल एसेट है वो कन्वर्ट हुई है स्टॉक इन ट्रेड में, तो यहां से जो यहां तक की वैल्यू इंक्रीज हुई है, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो ये टैक्सेबल होगा कहां पर? कैपिटल गेन में। और जो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हुई है ये टैक्सेबल होगा कहां पर? पीजीबीपी के अंदर। ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक का जो आपका ये है वो जाएगा कैपिटल गेन के अंदर, और यहां से ये मतलब ये जो जब ये स्टॉक इन ट्रेड बना और उसके बाद जो बिका तो ये जाएगा आपका किसके अंदर? पीजीबीपी के अंदर। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। अब 1/4/2021 गोल्ड परचेज 5 kg, 5 किलो गोल्ड जो है वो खरीदा गया। ठीक है, गोल्ड परचेज कितना किया आपने? 5 kg। अब ऑन 23 जुलाई 2023 कन्वर्टेड इनटू स्टॉक
इन ट्रेड। 5 किलो परचेज किया था एज कैपिटल एसेट, मतलब आप घर पे रखे हुए थे। अब 5 किलो था, कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट 5 केजी। 5 केजी जो पूरा आपने स्टॉक इन सॉरी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन 5 किलो कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको है ऑन 31/12/2025 सोल्ड 10 ग्राम गोल्ड टू मिनी। अब इस दिन पे रेट, तो रेट जो है वो अपन ऑनलाइन देख लेते हैं कि क्या जो है वो रेट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 1 केजी, हाँ अब आप गोल्ड का कैलकुलेशन समझना कि 1 केजी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब मैं 1 ग्राम गोल्ड का रेट जो है वो आपको बता रही हूँ कि जो 1 ग्राम 1 ग्राम गोल्ड का जो रेट है वो है आपका 4200 एवरेज, ठीक है। और इस दिन में आपका है 5000, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 5150। और यहाँ पर आपका है 13,500, 1 ग्राम of gold is equals to 13,500। तो यहाँ पर अगर 5 किलो हमने खरीदा है और 1 ग्राम का रेट कितना है आपका 4200, तो सीधा सीधा अपन इंटू कर देंगे। तो अपन इंटू करेंगे वैल्यू निकालने के लिए 5 केजी इंटू 1000, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इंटू 4200। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी कितने में मैंने खरीदी थी, 5 इंटू 1000 इंटू 4200 इज इक्वल्स टू 2,10,00,000, 2.10 करोड़, ठीक है। अब इस दिन पे आपको क्या बता रहा है बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू जो 5120 है। तो सीधा सीधा सेम 5 केजी इंटू 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इंटू 5150। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 5000 इंटू इंटू 5000 इंटू 5150 इज इक्वल्स टू 2,57,50,000। तो 2,57,50,000 रुपीज, ये इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है, बिका नहीं है। जब खरीदा था, मैंने खरीदा था 2,10,00,000 में, आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई है 2,57,50,000, ठीक है। अब मैं बेच कितना रही हूँ, तो मैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बेच रही हूँ, ठीक है, सॉरी 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बेच रही हूँ। तो 10 ग्राम अगर मेरे को बेचना है और 1 ग्राम का रेट 13,500 है, तो मैं कितने का बेचूंगी, 1,35,000 रुपीज का गोल्ड जो है वो बेच, ठीक है। बट मैं क्या बोलती हूँ कि जो यहां से यहां तक की जो वैल्यू का डिफरेंस है, जो यहां से यहां तक की जो वैल्यू का डिफरेंस है वो जाएगा कैपिटल गेन के अंदर, और जो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू का डिफरेंस है वो जाएगा पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। अब लेकिन इसका जो टैक्स है वो कौन से ईयर में लगने वाला है, तो टैक्स लगता है आपका जिस प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, एक्चुअल में एसेट सेल हुई है। सो फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी आर एज फॉलोज, ठीक है। कि भले ही ट्रांसफर किसी और साल में हुआ है, लेकिन यहां पर हमारा बिका कितना है, 10 ग्राम, तो हम लोग टैक्स कितने में पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम में। जब पैसा आएगा तो टैक्स पे करेंगे, पैसा नहीं आएगा टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं निकाल रही हूं क्या, कैपिटल गेन और पीजीबीपी फॉर
10 grams of gold only, for 10 grams of gold, क्योंकि मेरे को टैक्स कितने में पे करना है, 10 ग्राम में। ठीक है, अब कैपिटल गेन और पीजीबीपी, उस कैपिटल गेन में सब, इस केस में हमको कैपिटल गेन और पीजीबीपी दोनों निकालना है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझना कि इसका कंप्यूटेशन जो है वो कैसे होता है और क्या प्रोसेस। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है जिसका नाम है इंडेक्सेशन। मैम इंडेक्सेशन कब होगा, कैसे होगा, तो इंडेक्सेशन में अपन क्या बोलते हैं कि सर अगर ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले है तो मैंडेटरी इंडेक्सेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, और अगर ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद है तो फिर ऑप्शनल इंडेक्सेशन। ठीक है, तो प्रोविजन क्या बोलता है कि ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024, ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ठीक है, कि या तो इस डेट से पहले ट्रांसफर हुआ है या इस डेट के बाद ट्रांसफर हुआ है। तो अगर ट्रांसफर इस डेट के पहले हुआ है तो मैंडेटरी इंडेक्सेशन है, मैंडेटरी इंडेक्सेशन है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो भी सबके लिए मैंडेटरी इंडेक्सेशन है। बट अगर ट्रांसफर जो है वो 23 जुलाई या उसके बाद है तो ऑप्शनल इंडेक्सेशन है, ऑप्शनल इंडेक्सेशन है। ठीक है, ऑप्शनल इंडेक्सेशन है वो भी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है सर उसमें तो इंडेक्सेशन हट चुका है, किसके बाद, 23 जुलाई या उसके बाद। ठीक है, 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन हट चुका है बाकी चीजों। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफर जो है वो देखा जाएगा। तो ट्रांसफर जो है वो कब कब होता है, तो ट्रांसफर अपन ट्रीट करते हैं एक्सेप्शन के केस में। तो ट्रांसफर फॉर एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1). ठीक है, 45(1) का जो एक्सेप्शन है उसमें केस में कौन सी डेट को ट्रांसफर डेट लिया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड। तो इसमें जो आपकी कन्वर्जन डेट है, कन्वर्जन डेट है वो इज इक्वल्स टू क्या है, ट्रांसफर है। ठीक है, फिर सेकंड जो है वो आपका है कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, कि कैपिटल एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हो चुका है। वो जो कंपल्सरी एक्विजिशन की डेट है, कंपल्सरी एक्विजिशन की जो डेट है वो इज इक्वल्स टू क्या है, ट्रांसफर है। तीसरा क्या है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। तो डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट के केस में जो आपका डिस्ट्रक्शन का डेट है, डिस्ट्रक्शन का जो डेट है इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्ट्रक्शन का डेट इज इक्वल्स टू व्हाट, योर ट्रांसफर का डेट। ठीक है, तो यहां पर जिस दिन में पैसा मिलेगा एक्चुअल में उस दिन को नहीं माना जाएगा, वो टैक्सेबिलिटी का ईयर। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना कि जो इनकी ये वाली जो डेट है, कन्वर्जन की डेट है वो ट्रांसफर की डेट है, तो कन्वर्जन 23 जुलाई से पहले हुआ है कि नहीं हुआ ये देखेंगे। कंपल्सरी एक्विजिशन या डिस्ट्रक्शन डेट जो है वो 23 जुलाई से पहले है कि नहीं है। तो ये जो है वो ट्रांसफर जो है वो आपको ये वाले केसेस में ऐसे देखना है, और यही जो है वो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो अब
हमारे केस में जो कन्वर्जन है वो कब हुआ है सर? 23 जुलाई 2023 को हुआ है, मतलब 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है। तो पहले हुआ है तो क्या यहाँ पर इंडेक्सेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो अपन जो एफपीओसी लेंगे वो कितना लेंगे? 257 2 करोड़ 57,50,000। तो यहाँ पे अपना एफपीओसी आ जाएगा 2,57,50,000। ये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2,57,50,000। अब ये 2,10,00,000 जो है इसका इंडेक्सेशन करना पड़ेगा यहां तक के लिए, मतलब अगर ये 2021-22 का है तो 2023-24 तक आपका इंडेक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। अब 2,10,00,000 है तो अपन लेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2.10 CR डिवाइडेड बाय 21-22, ठीक है। तो 21-22 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? इंडेक्सेशन है 21-22 का 317। तो यहाँ पर अपन लेंगे 317 इंटू, यहाँ पर ये आपका क्या है 23-24 का है, तो 23-24 का 348। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा तो इसके कैलकुलेशन में आएगा 2,30,53,628 माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 26,96,372, ठीक है। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि जो एसेट है वो हेल्ड फॉर मोर देन 2 इयर्स है। यहां से यहां तक आप काउंट करोगे तो ये क्या आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में ही इंडेक्सेशन होता है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपका कैपिटल गेन जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 2,96,03,72। अब ये जो है वो कितने के लिए है? तो ये कितने के लिए बेटा? 5 kg एज अ कैपिटल एसेट, ठीक है, कि 5 किलो सोने का जो रेट है वो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को कितने का निकालना पड़ेगा? तो अपने को यहाँ पर निकालना पड़ेगा कितने का? 10 ग्राम का, कि अगर मैंने 10 ग्राम सोना बेचा है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को कितना कैपिटल गेन लगेगा? तो कैपिटल गेन प्रपोर्शनेट, कैपिटल गेन प्रपोर्शनेट टू, ठीक है, कैपिटल गेन प्रपोर्शनेट टू 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, क्योंकि उतना ही बिका है तो उतना ही कैपिटल गेन लगेगा। तो यहां पर हमारा है 26,96,372 डिवाइडेड बाय 5,000 ग्राम इंटू 10 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो यहाँ पर आएगा 26,96,372 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 53,92,744, नहीं सॉरी 5,39,000 5,392 rupees, again 26,96,372 divided by 5,000 into 10 is equals to 5,392. Okay, so 5,392 is your capital gain that will be taxable for 10 grams. उसके बाद अब पीजीबीपी निकालना है तो यहां पर अपन लेंगे क्या? सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो सेल वैल्यू आपकी आएगी कितनी? तो सेल वैल्यू आपकी आएगी 10 ग्राम। 10 ग्राम में आपका कितने का रेट है? तो 10 ग्राम में आपका 13,500 का रेट है, तो 1,35,000। तो 1,35,000 जो है वो मेरी क्या है? सेल वैल्यू है, माइनस एफएमवी ऑन कन्वर्जन, कि कन्वर्जन के डेट में क्या थी वैल्यू? तो यहाँ पर 10 ग्राम इंटू,
ठीक है। अब कन्वर्जन के डेट में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, तो ये आपकी आ जाएगी 1 ग्राम की 5150, तो 5150, तो आपका आ जाएगा 51,500। माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा पीजीबीपी जो कि 10 ग्राम के लिए है 1,35,000 माइनस 51,500 इज इक्वल्स टू 83,500। तो प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए पीजीबीपी जो है वो टैक्सेबल होगा 83,500, जो कि 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का प्रॉफिट है, और कैपिटल गेन भी 10 ग्राम्स का है, कितना 5392 रुपीज। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ये वाला केस है जहाँ कैपिटल गेन क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो अब आ जाते हैं अपन किसमें, अपनी टेक्स्ट बुक में। क्या बोलता है ये, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, तो आपको फायदा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक बेनिफिट है क्योंकि आपको एक्सेप्शन में रखा गया है। और अगर आप देखोगे, अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, बिजनेस इंक्रीज होगा, और बिजनेस इंक्रीज होगा मतलब देश का फायदा हो, बिजनेस इंक्रीज होगा तो देश का फायदा हो। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि बिजनेस बढ़े, बिजनेस बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, सरकार चाहती है कि बिजनेस बढ़े, सरकार चाहती है कि जो टैक्स है वो ज्यादा पेमेंट हो, तो उस वजह से गवर्नमेंट जो है आपको ये बेनिफिट दे रही है, किसका, एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन इज अ बेनिफिट, इस चीज को आप दिमाग में डाल दो कि भैया एक्सेप्शन मिल गया मतलब हमको बेनिफिट मिल गया। तो जब मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में डाल रही हूँ तो सरकार को भी तो फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरा स्टॉक बढ़ रहा है मतलब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं काम कर दूं उल्टा, मैं स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दूं, तो उस केस में क्या बिजनेस बढ़ेगा, नहीं सर, बिजनेस तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा। तो क्या ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो भैया कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना इज एन एक्सेप्शन, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करना इज नॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी बस आप इतना याद रखो कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब क्या बोलता है, व्हेन अ कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड is treated as transfer. However, capital gain is taxable in the year in which stock in trade is actually sold. Wording is very good कि आपका जो ट्रांसफर ईयर है वो कौन सा है बेटा, तो आपका जो ट्रांसफर ईयर है, ट्रांसफर ईयर जिसमें क्या हो रहा है, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बट टैक्स ईयर है हमारा जिसमें क्या हो रहा है, स्टॉक सोल्ड, स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड, एसआईटी सोल्ड, स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड। बहुत ही गजब का डिफरेंशिएशन और एक लाइन में आंसर कि भैया हमारा ट्रांसफर ईयर है जिस साल में मेरा कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, लेकिन मेरा टैक्स ईयर है जिस साल में मेरा स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअल में सेल हो रहा है, उस साल में मैं टैक्स भर दूंगी। ठीक है, तो वापस से ट्रांसफर ईयर है कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, capital asset converted into stock in trade is it is my transfer year, tax year है जिस साल में stock in trade बिक रहा है, transfer year capital asset converted into stock in trade, tax year जिस साल में stock in trade बिक रहा है। I hope I am clear। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है ये, कैपिटल गेन और पीजीबीपी। तो क्या बोलता है ये कि
कैपिटल गेन अपन क्या लेंगे बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये अपन लेते हैं, ये अपन लोगों ने एग्जाम्पल में देख लिया। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी होगा माइनस कर दोगे, तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर सेल प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस एफएमवी ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो अल्टीमेटली ये जो है ना आपका, ये ही यहां जाएगा कि जो आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे आपने लिया है, इसको यहाँ पर माइनस कर दोगे किससे, पीजीबीपी से, और जो बैलेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा और ये आपका पीजीबीपी आ जाएगा इन दी सेम ईयर। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ नोट हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। क्या बोलता है ये, the amount recorded in books of accounts is not relevant. Fair market value on the date of conversion is what matters. ठीक है, मतलब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये मैटर करती है। आपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया है वो मैटर नहीं करता। मतलब अब जिस दिन आपने स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पर डाला, कुछ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाए होंगे, वहां पर भी बुक वैल्यू डाली होगी, तो बुक वैल्यू इज इररेलेवेंट, ओनली फेयर मार्केट वैल्यू इज रेलेवेंट। तो ये जो है वो क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम ले रहे हैं एक्चुअल में वो क्या ले रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन, क्योंकि यही लेना है और इसी का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो यही तो लिया है अपन लोगों ने। यहाँ पर ये 2,57,00,000 कैसे आया, ये आया आपका 5,000 kg इंटू 5,150, दैट इज योर क्या बोलते हैं 2,57,50,000। तो ये अगर आप देखोगे तो 2,57,50,000 माइनस 2,10,00,000, तो डिफरेंस है वही हमारा क्या बना है, कैपिटल गेन बना है। 2,57 माइनस 2,10, 2,57 2,10, डिफरेंस इज कैपिटल गेन। फिर 1,35 का आपका क्या था, 10 ग्राम का सेल था, माइनस प्रोपोर्शनेट लिया, यहाँ पर 5,150 था, 5,000 ग्राम के लिए ये वैल्यू है, तो 10 ग्राम के लिए क्या वैल्यू होगी, वो माइनस कर दिया है। तो जो बैलेंस है वो मेरा क्या है, पीजीबीपी है, ठीक है। तो मैंने ये 5,150 क्या लिया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्ट। तो मेरा आ जाता है टेक्स्ट बुक में, व्हाट मैटर्स इज दिस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ conversion matters. Books of accounts does not matter, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ ओनली पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैंने 10 ग्राम बेचा, तो पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो पार्ट कितना था मेरा, 10 ग्राम, 10 ग्राम जो है वो क्या हुआ है, पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब 10 ग्राम सेल हो गया। ओनली प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन अराइजेज इन द ईयर ऑफ सेल, तो प्रपोर्शनेट मैं कितने ग्राम का करूंगी, तो मैं करूंगी सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम का, और 10 ग्राम का ही कैपिटल गेन टैक्सेबल करूंगी। उसके बाद एडिशनली फॉर कैलकुलेटिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, ये बाद में समझ आएगा, द 6 month पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो अभी इसको आप कर लो पेंडिंग, क्योंकि अभी आपको 54 EC नहीं पता है, और जिनको पता है वो सुन लो, अगर कई लोग रिविजन में देख रहे तो ये देख लो। 54 EC इज योर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड, जहां पर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने का टाइम होता है 6 months। तो 6 months कब से लोगे, तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। कि जिस में आपका जिस साल में बिका, जिस महीने में बिका, उस महीने में पैसा आ गया होगा, ज्यूमिंग मतलब उसी टाइम पैसा आ गया होगा, तब से आपको 6 महीने कैलकुलेट में, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि 54 इजी में जो आपका बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है, ठीक है, द 6 month पीरियड इज कैलकुलेटेड फॉर डेट ऑफ सेल, और 6 month पीरियड क्या है, टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर बॉन्ड, ठीक है। कि मैं जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे ना 54 EC के अंडर सेक्शन 54 EC,
तो उसका टाइम लिमिट क्या है, 6 महीने। तो 6 महीने कब से लूंगी मैं, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कर लेती हूँ, और रिवीजन बस यही है बेटा कि अगर कैपिटल एसेट जो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो मेरा ट्रांसफर ईयर जो है वो अलग है। ट्रांसफर ईयर है जिस साल में कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रहा है, और टैक्स ईयर है जिस साल में स्टॉक इन ट्रेड सेल हो रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आधा आधा टैक्सेबिलिटी आता है कि जब मैंने इसको एक्वायर किया था, क्लियर फ्रॉम दिस, कि जब मैंने एक्वायर किया था, परचेस किया था, तब से कन्वर्जन तक की वैल्यू जाएगी कैपिटल गेन में, और उसके बाद की वैल्यू जाएगी पीजीबीपी में। प्लस टैक्स जो हम लगाएंगे वो जितना एसेट सेल हो रहा है उसी पे टैक्स लगेगा। तो प्रीवियस ईयर में 25-26 में 10 ग्राम बिका है, तो 10 ग्राम कैपिटल गेन लगे, 10 ग्राम का कैपिटल गेन और 10 ग्राम का पीजीबीपी ही टैक्सेबल होगा। बट आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन आपको जो वैल्यू निकालनी है वो यहीं तक की निकालनी है। ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल गेन निकाल दिए फिर पूरा में पीजीबीपी निकाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पे कैपिटल गेन है, यहाँ से आगे की वैल्यू में है पीजीबीपी। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि सेल वैल्यू लिए कितनी, 13,500, ठीक है, इंटू 10 ग्राम ये माइनस ये जो 5150 यहाँ टैक्सेबल हुआ ये यहाँ माइनस हो जाएगा, और जो बैलेंस है, जो बैलेंस टैक्सेबिलिटी है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये जो था वो क्या था आपका, कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, नॉट एन एक्सेप्शन। ये इसी का पार्ट है, ठीक है, मैं इसको इसके साथ पढ़ाती हूँ मतलब। तो फॉर एग्जाम्पल बबलू ज्वेलरी शॉप, अब कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उल्टा भी तो हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। तो मैडम बोलो ना उल्टा कैसे हो सकता है, तो सुनो भैया उल्टा कैसे हो सकता है। बबलू की वाइफ है, अब 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के बाद बबलू की जो वाइफ है वो है मिनी, कि तुम्हारे पास तो नहीं है, लेकिन बबलू को मिल गई वाइफ मिनी। जब मिनी ने देखा कि बबलू तो लड़का भी अच्छा है, 5 किलो सोना है बबलू के पास आज की डेट में, तो बबलू की वाइफ बन गई है मिनी, मिसेस बबलू, ठीक है। अब भाई जब उसके हस्बैंड की है गोल्ड की शॉप, तो उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए 100 ग्राम ऑफ गोल्ड सेट, मतलब गोल्ड सेट लिख देती हूँ, मतलब ज्वेलरी, ठीक है, कि उसको चाहिए सोने का हार, और कितने का होना चाहिए भैया, वो 100 ग्राम का होना चाहिए। तो बबलू के पास 5 किलो था, उसने तो पहले ही ट्रांसफर कर दिया था भाई, लेकिन अभी जो है वो क्या हो रहा है, स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, कि 100 ग्राम का सेट जो है वो बबलू ने निकाल के अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, किसको, मिनी को, बिकॉज दे आर रिच, ठीक है, उनके पास तो 100 ग्राम कन्वर्ट हो गया। तो स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट, तो जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है ना सर, तो फिर बिजनेस होता है कम, मतलब स्टॉक इन ट्रेड होता है कम और बिजनेस होता है कम। तो ये समझना कि जब ये वाला केस होता है ना, तो उस केस में स्टॉक इन ट्रेड क्या हुआ,
कम, तो अल्टीमेटली जब स्टॉक कम हुआ तो बिजनेस की हुआ कम, टैक्स हुआ कम। ठीक है, अब वापस से देखना, स्टॉक इन ट्रेड कम, बिजनेस हुआ कम और टैक्स हुआ कम। तो जब ये सब चीजें कम हो रही है और टैक्स कम हो रहा है तो क्या सरकार को फायदा हो रहा है? नहीं, तो सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये जो है वो क्या है? एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 45(2). 45(2) बोलता है कि कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होता है ना जब, तो उस केस में स्टॉक इन ट्रेड जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो साथ ही साथ हमारा बिजनेस भी इंक्रीज होता है, बिजनेस इंक्रीज होता है तो टैक्स इंक्रीज होता है, तो इसलिए सरकार जो है वो फायदा देना चाहती है। तो क्या बोलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एक्सेप्शन है, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट एक्सेप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर फायदा नहीं मिलता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है, रीजन ये है कि यहाँ पर सरकार को फायदा हो रहा है, यहाँ पर सरकार को फायदा नहीं हो रहा है। तो जब उसने 100 ग्राम तो ये कन्वर्ट किया है, तो ये जो एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन टैक्स जो है उसको लगेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए वापस से हम क्या करते हैं, सेम एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करते हैं ताकि आपको क्या होगा, समझने में इजी होगा। तो इसको अपन कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। हेडिंग डालेंगे क्या? स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट। मिनी को मिला है गिफ्ट किससे? बबलू से, क्योंकि वो उसकी वाइफ। अब हुआ क्या है, गोल्ड परचेज किया है 5 ग्राम, तो 5 किलो एज स्टॉक इन ट्रेड। ये भैया इसका धंधा था, इसने खरीदा है स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, अब कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, कन्वर्ट कितने में, किस में कर दिया? कैपिटल एसेट में कर दिया। और कब किया बेटा? 23 जुलाई 2023 को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद तो ये आपका, अब ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये उल्टा है। ठीक है, सोल्ड 10 ग्राम टू, अब सोल्ड 10 ग्राम टू मिस्टर रमन। कौन सेल किया है? मिनी। मिनी सोल्ड 10 ग्राम टू रमन, या दे ओनली सोल्ड इट। अब मिनी को अगर गिफ्ट मिल रहा है उसके हस्बैंड से, तो अगर मिनी भी सेल कर देती है रमन, तो क्लबिंग करके वो अल्टीमेटली बबलू के हाथ में ही टैक्स आएगा, क्योंकि वाइफ की जो इनकम है वो ऐसे भी अगर गिफ्ट मिला हस्बैंड से उसको बेच देगी, तो क्लबिंग जो है वो हस्बैंड के हाथ में ही होगी। ठीक है, तो हुआ क्या है, केस क्या है कि इन लोगों ने 5 किलो गोल्ड खरीदा, फिर उसको मतलब बिजनेस के लिए खरीदा, फिर उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, पूरे के 5 किलो को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, घर ले आए भाई, बड़े लोग बड़े शौक। और उसके बाद हुआ क्या है कि उसमें से 10 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो क्या कर दिया, बेच दिया। किसको बेचा है? और 10 ग्राम गोल्ड बेचा है रमन। ठीक है, अब यहाँ पर सीधी सीधी बात ये कर रहे हैं कि जब खरीदा था तो उसकी वैल्यू 2 करोड़ 10 लाख थी, कन्वर्जन के डेट में उसकी वैल्यू थी 2 करोड़ 57 लाख 50 हजार, और जब बेचा तो उसकी वैल्यू थी क्या बोलते हैं, 1,35,000। अब तो बेटा जब स्टॉक इन ट्रेड खत्म हो रहा है और कैपिटल एसेट बन रहा है, तो यहाँ का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी के अंदर जाएगा।
और जब कैपिटल एसेट एक्चुअल में सेल हो रहा है तो आपका डिफरेंस जो है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अब सी ये एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मेरा ट्रांसफर ईयर कौन सा है, तो ट्रांसफर ईयर है, ट्रांसफर कब हो रहा है, 23 जुलाई 2023 को। तो 23 जुलाई 2023 आपका ट्रांसफर ईयर हो गया, मतलब 23-24। तो 23 जुलाई 2023 आपका ट्रांसफर ईयर है, तो पीजीबीपी में आपको टैक्स लगेगा 23-24। और आपका जो सेल ऑफ गोल्ड है, सेल ऑफ गोल्ड मतलब जो सेल ऑफ कैपिटल एसेट है, वो आपका हो रहा है कब, तो वो आपका हो रहा है प्रीवियस ईयर 25-26 में। तो आपको जो कैपिटल गेन है वो लगेगा कब, 25-26। ठीक है, तो अब एक चीज समझना कि ये जो है वो क्या है, एक्सेप्शन नहीं है। जब एक्सेप्शन नहीं है तो ये भी ट्रांसफर है, ठीक है, यहां पर ट्रांसफर हो गया। और जो नॉर्मल केस है क्या बोलता है कि जब ट्रांसफर होगा तो टैक्स लगेगा। तो ये वाला जो ट्रांसफर है ना सर, यहाँ पे टैक्स लगेगा किसमें, पीजीबीपी में, ठीक है। और जो ये वाला ट्रांसफर है, जब एक्चुअल में 10 ग्राम सेल हुआ है तो यहाँ टैक्स लगेगा कैपिटल गेन में। यहाँ टैक्स लगेगा प्रीवियस ईयर 23-24 में, और यहाँ टैक्स लगेगा प्रीवियस ईयर 25-26, क्योंकि ये भी ट्रांसफर है। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट भी ट्रांसफर है, ठीक है। और ये जो एक्चुअल में सेल हुआ है ये भी ट्रांसफर है। तो जिस साल में ये ट्रांसफर हुआ उसमें इसमें टैक्स लगा दो, जिस साल में ये ट्रांसफर हुआ उसमें टैक्स लगा। अब इस साल में बिका क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, तो टैक्स लगेगा पीजीबीपी में। इस साल में बिका क्या है, कैपिटल एसेट, तो स्टॉक लगेगा कैपिटल में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर पीजीबीपी में मतलब मैं सबसे पहले क्या लूंगी, फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल्स टू कितना होगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन हम लोग को पता है 2,57,50,000, और इसको अपन ले लेते हैं बीच में। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो क्या होता है ये, सेम विच इज योर 2,10,00,000, 2,10,00,000, इसको परचेज प्राइस लिखना, नॉट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस परचेज प्राइस, पीजीबीपी आ गया आपका 2,10,00,000 ना, हाँ 2,10,00,000, तो 47,50,000 आया था, ये 47,50,000 आई थिंक आंसर वॉज यस। तो पीजीबीपी आ गया आपका 47,50,000, टैक्सेबल फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, क्योंकि सिंस ट्रांसफर इज मेड इन 23-24, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंशन के लिए लिख रही हूँ कि ट्रांसफर 23-24 में हुआ, इसलिए टैक्स कब लग रहा है, 23-24 में लग रहा है, कैपिटल गेन में यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सेल वैल्यू, बिका कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम कितना है 1,35,000, माइनस एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल्स टू 10 ग्राम इंटू 10 ग्राम इंटू अगर आपका आ जाएगा तो 10 ग्राम इंटू आएगा दिस, तो इज इक्वल्स टू 5150 तो आपका आया था 51,500, माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है क्या, एक मिनट चेक करना है लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अब 23 जुलाई से लेके 31/12/2025 तक कितने महीने होते हैं, तो अगर आप लोगे 2024 और शॉर्ट टर्म है 24 महीने से कम है, जितना भी होगा, क्योंकि 23 जुलाई 2024 से लेके 23 जुलाई 2024 से लेके, एक मिनट, 23 जुलाई 2023 से लेके 23 जुलाई 2024 और 23 जुलाई 2025,
हाँ नहीं नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है, 24 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा। और लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112, 112 में आएगा। और आंसर अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, 83,500। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 83,500। और ये आपका 83,500 टैक्सेबल फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 सिंस ट्रांसफर took place of capital asset on 25-26 कि 10 ग्राम गोल्ड का ट्रांसफर 25-26 में हुआ है, तो इसने 25-26 में ट्रांसफर किया। यहाँ 5 किलो जो आपका गोल्ड है उसका जो ट्रांसफर हुआ है, कन्वर्जन इज ऑल्सो ट्रांसफर, तो अल्टीमेटली वो टैक्सेबल होगा आपका 23, क्योंकि ये एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए प्रीवियस ईयर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, हाँ ये चीज है कि ये एक्सेप्शन नहीं है इसलिए प्रीवियस ईयर अलग अलग है, और ये एक्सेप्शन है इसीलिए जो है वो क्या है, प्रीवियस ईयर सेम है और टैक्सेबिलिटी 25-26 में है। तो ये फायदा मिल गया ना कि 25-26 में भाई दोनों टैक्स भरो, वो भी सिर्फ इतना ही टैक्स भरना है, इसमें मतलब जो टैक्स आएगा वो भरना है। ठीक है, और यहाँ तो आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, यहाँ जो हो गया ट्रांसफर टैक्स। आई होप आई एम क्लियर। तो अभी तक तो हम लोगों ने एक ही पॉइंट कवर किया, दैट इज 45 टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब अपन सेकंड पॉइंट कवर करेंगे, दैट इज योर 45.5 कैपिटल, 45.5 कन्वर्जन कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। सेक्शन 45.5, सेक्शन 45.5 compensation, compensation on compulsory acquisition under any law। एक काम कर, इसको हटा दे ऐसे और इसको कर दे ऐसे। कि आपको क्या मिल रहा है, कॉम्पनसेशन मिल रहा है ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, कि अगर आपकी कैपिटल एसेट अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो फिर उस साल में आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मान लो लेट्स टेक बबलू एवरीवेयर। ओके, पैसे का साइन नहीं है ना अपने पास, मनी का वो नहीं है, नहीं तो अपन मनी भी ले लेते। कैंसिल, और यहाँ से भी कहीं नहीं आएगा। ठीक है, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड। अब यहाँ पर क्या है, परचेस्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001। 1/4/2001 में क्या हुआ है, एक प्रॉपर्टी खरीदी है फॉर 25 lakhs, कंपल्सरीली एक्वायर्ड, कंपल्सरी 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 एक्विजिशन, कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है प्रॉपर्टी।
ठीक है, कि कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है प्रॉपर्टी का और कंपलसरी एक्वायर कर रही है प्रॉपर्टी और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है। तो इसने प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी कब है, 1/4/2001 को। कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है 1 मई 2020 को, ठीक है, और कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है 1/12/2025 को, ठीक है। तो ये तो आपका परचेज ईयर है, ये आपका क्या है बेटा, ट्रांसफर ईयर, क्योंकि एक्सेप्शन है, और ये जो है वो आपका क्या है, टैक्स ईयर। अब कंपलसरी एक्विजिशन के डेट में जो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, 25 लाख की प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू हो गई थी, वो हो गई थी 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ रुपए। और एक्चुअली मतलब कंपनसेशन फिक्स हुआ था, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉम्पनसेशन फिक्स, फिक्स्ड अमाउंट आपका हुआ था कितना, 3 करोड़, ठीक है। और टैक्स ईयर में अभी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है 50 लाख, ठीक है। तो अभी कॉम्पनसेशन क्या सरकार एक बार में दे देती है, नहीं, आपको कॉम्पनसेशन जो है वो मिलता रहेगा धीरे धीरे करके। तो इसको जो है ना छोटा कर लेते हैं अपन, फिर नेक्स्ट कॉम्पनसेशन उसको मिलेगा एक, नेक्स्ट कॉम्पनसेशन उसको मिलेगा नेक्स्ट ईयर में 1 जुलाई 2026 को। फिर तीसरा कॉम्पनसेशन जो है वो उसको मिलेगा, लास्ट कॉम्पनसेशन मिलेगा 1/1/2028 को, ठीक है। तो ये जो है वो कब मिला है, ये प्रीवियस ईयर 25-26 में मिला है, ये जो है वो मिलेगा 26-27 में मिलेगा, और ये जो है वो मिलेगा 27-28 में। तो 50 लाख जो है वो अभी मिल गया है, उसके बाद 1 करोड़ जो है वो अभी मिलेगा, और बचा हुआ कितना, 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ मिल गया है, तो 1.5 CR जो है, 1.5 करोड़ जो है वो मिल रहा है आपको 1/1/2028, ठीक है। तो ये हमारा पूरा केस है कि इसने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी 2001 में, 2020 ने सरकार ने उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया है, पहली इंस्टॉलमेंट दी है अपने कॉम्पनसेशन की 50 लाख, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 करोड़ की मिलेगी 26-27 में, और 1/1/28 को मिलेगी 1.5, ठीक है। ये जो हमारा केस। अब तो अगर मैं देखूंगी तो मेरा जो ट्रांसफर ईयर है वो क्या है, तो मेरा जो ट्रांसफर ईयर है जिस साल में मेरी एसेट जो है वो क्या हो रही है, सरकार को चली जा रही है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मेरा जो ट्रांसफर ईयर है, ट्रांसफर ईयर, ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, टैक्स ईयर इज इक्वल्स टू year of compulsory acquisition, year in which compensation received, ठीक है। तो ट्रांसफर ईयर कौन सा है, ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, और टैक्स ईयर कौन सा है, ईयर इन विच कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम लोग कॉम्पनसेशन फिक्स हुआ है 3 करोड़, और ये जो है वो हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब हमको कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है, तो जो कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है ना उसको बोलते हैं, जो पहली बार में हमको कॉम्पनसेशन मिलता है उसको बोलते हैं इनिशियल कॉम्पनसेशन। तो मैं लिख रही हूँ टैक्सेशन ऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन, इनिशियल कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो अब ये कब टैक्सेबल होता है, तो इनिशियल कॉम्पनसेशन टैक्सेबल इन द ईयर, टैक्सेबल इन द ईयर in which first installment is received,
होल कॉम्पनसेशन टैक्सेबल, होल कॉम्पनसेशन टैक्सेबल। ठीक है, तो क्या बोलता है ये बोलता है कि टैक्सेशन ऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन, जिस साल में आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल रही है उस साल में पूरा कॉम्पनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेरी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो मिल रही है कब, 25-26 में। तो टैक्सेशन ऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन इन प्रीवियस ईयर 25-26, कि मेरा 25-26 साल है और 25-26 में मेरे को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है इनिशियल कॉम्पनसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट। मिल क्या रही है, पहली इंस्टॉलमेंट। टैक्सेबल क्या हो रहा है, होल कॉम्पनसेशन। मतलब मैं यहाँ पर जब एफपीओसी लूंगी तो एफपीओसी मैं लूंगी डायरेक्टली 3 करोड़, भले मेरे को मिला 50 लाख है, लेकिन प्रोविजन क्या बोलता है, टैक्सेबल इनिशियल कॉम्पनसेशन के केस में। इनिशियल कॉम्पनसेशन मतलब जो पहली बार कॉम्पनसेशन फिक्स हुआ है कि मैंने प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर हुई और सरकार बोलती है कि इतना पैसा तुमको मिलेगा, दैट इज माई इनिशियल कॉम्पनसेशन। तो इनिशियल कॉम्पनसेशन भले मेरा फिक्स हुआ, मिला मेरे को 50 लाख है, मिलना 3 करोड़ है, तो पहली इंस्टॉलमेंट भले मेरे को 25-26 में मिली है 50 लाख, लेकिन प्रोविजन ये बोलता है कि जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है तब आपको होल कॉम्पनसेशन टैक्सेबल करना है। इसलिए मैंने एफपीओसी कितना लिया है, 3 करोड़। कब, प्रीवियस ईयर 25-26 में। अब एफपीओसी कितना है आपका, 3 करोड़। ठीक है, कंपलसरी एक्विजिशन जो कि ट्रांसफर की डेट है 1 मई 2020, जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले है। तो ट्रांसफर अगर 23 जुलाई 2024 से पहले है तो आपको इंडेक्सेशन करना ही पड़ेगा। तो आप इंडेक्सेशन करोगे तो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्या है प्रॉपर्टी का रेट, 25 लाख, 25 लाख की प्रॉपर्टी है, 25 लाख की प्रॉपर्टी है, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2020 मतलब 2021, और 2021 का रेट है 2021 ना, 20 20 21 301। तो यहाँ पर आप लोगे 301। ठीक है, तो 25 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 301, क्या आपका आंसर आएगा, 75,25,000। माइनस 3 करोड़, तो आपका आ जाएगा 2,24,75,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ठीक है, तो आपको जब ये एक्सेप्शन वाला केस रहेगा तो आपको हमेशा चेक करना है कि जो क्या बोलते हैं, जो ये ट्रांसफर है वो 23 जुलाई से पहले है कि बाद है, जो इंडेक्सेशन डिसाइड करता है। अब सी, ये जो लास्ट वाला केस था ना, ये वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये जो क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये ट्रांसफर नहीं है, ये ट्रांसफर का केस नहीं है, हमको पता है ऑलरेडी। यहाँ पर जो सेल डेट है वो ट्रांसफर है, तो जिस दिन में एक्चुअल में सेल हो रहा है वो 23 जुलाई के बाद है, इस वजह से हमने यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं किया। तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि ये वाला केस जो है उसमें ट्रांसफर का केस है। कौन सा, ये वाले केस में कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर है, बट स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट जो है वो ट्रांसफर नहीं है। तो जब ये वाले केस में ये ट्रांसफर नहीं है तो फिर क्या ट्रांसफर होगा, जो एक्चुअल सेल डेट होगी वही ट्रांसफर का केस माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हाँ, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मेरी तो एकदम रोड की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 300 से ज्यादा होनी चाहिए और मेरे को ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप गए सरकार के पास और आपने लगाई अपनी मतलब मोहर, आपने गए कोर्ट के पास, कोर्ट में बोला कि मेरे को 3 करोड़ रुपए फाइनल के, बट मुझे लगता है कि मेरे को ज्यादा करना है, मतलब मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो कोर्ट एनहांस द कॉम्पनसेशन, कोर्ट enhanced the compensation
एंड गेव 50 लाख रुपीज मोर। 50 लाख रुपए आपका कॉम्पनसेशन जो बढ़ गया, ठीक है। अब आपको 3.5 करोड़ रुपए मिले, तो बेटा 3 करोड़ तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुके हैं। तो एनहांस्ड कॉम्पनसेशन जो आपका एनहांस्ड कॉम्पनसेशन है कितना, 50 लाख का, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, ठीक है, कि जैसे जैसे मिलेगा ना वैसे वैसे टैक्सेबल हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको रेड कर लेते हैं, एज एंड व्हेन रिसीव, कि जैसे जैसे मिलेगा ना भाई वैसे वैसे टैक्सेबल हो जाएगा। तो सरकार ने ऑर्डर कितने का दिया है, 50 लाख का दिया है, बट 50 लाख में पहली इंस्टॉलमेंट, तो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है 28 जुलाई 2029 को, और वो कितने की हुई है, 10 लाख। सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है मेरे को 31/12/2030 को, जो हुई है 15 लाख की। और जो मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है वो हुई है मेरे को 1/1/2032 में, जो कि है कितना हो गया, 10 + 15 25, तो 25 लाख की पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं टैक्सेबल कैपिटल गेन कैसे निकालूंगी, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन यहाँ पर 3 उसमें निकलेगा। तो ये आपका है प्रीवियस ईयर, पहला प्रीवियस ईयर है 29-30, दूसरा प्रीवियस ईयर है 30-31, और तीसरा प्रीवियस ईयर है आपका 31-32, ठीक है। और FVOC कितना मिला है, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सी, एक ही घर है जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले माइनस हो चुका है 25 लाख, तो कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बची है क्या घर की, नहीं, तो वो माइनस नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनिशियल कॉम्पनसेशन के केस में माइनस नहीं होती, क्योंकि पहले सॉरी एनहांस में माइनस नहीं होती है, क्योंकि पूरी जो है वो इनिशियल कॉम्पनसेशन में माइनस हो चुकी है। तो मैं यहाँ माइनस करूंगी, क्या माइनस करूंगी, तो मैं यहाँ माइनस करूंगी लिटिगेशन एक्सपेंसेस, कि जो कोर्ट कचहरी का खर्चा लगा है ना सर, वो माइनस हो जाएगा। तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे, अभी कुछ भी नहीं है, अज्यूमिंग निल। तो यहाँ पर मेरा आ गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख, ठीक है। तो ये 10 लाख टैक्सेबल होगा प्रीवियस ईयर 29-30 में, 15 लाख टैक्सेबल होगा 30-31 में, और 31-32 में होगा 25 लाख, क्योंकि तभी मिला है ना, जिस साल में मिला है उस साल में टैक्सेबल हो गया है। और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन यही बोलता है कि जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है सर, इनिशियल कॉम्पनसेशन में और इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन में। तो इनिशियल कॉम्पनसेशन जो है वो टैक्सेबल होता है जब पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है, तो पूरा कॉम्पनसेशन टैक्सेबल हो जाता है 3 करोड़ का, ठीक है, मतलब जो मिला वो टैक्सेबल। एनहांस कॉम्पनसेशन मतलब कि हम कोर्ट गए और उसके बाद हमने एनहांस करवाया कि हमको इतना नहीं भैया ज्यादा मिलना चाहिए, तो फिर वो टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, जैसे जैसे मिला वैसे वैसे टैक्सेबल हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है नहीं, तो इसीलिए हमें लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ना दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक होता है इंट्रीम ऑर्डर और एक होता है फाइनल ऑर्डर, ठीक है। अब इंट्रीम ऑर्डर की बात करें, इफ एनी compensation is received due to interim order of court, interim
ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? इंटरिम ऑर्डर मतलब बीच का ऑर्डर जो कि पूरा फाइनल नहीं है, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, अभी ऑर्डर लाना ही पड़ेगा करके इंटरिम ले आते हैं कि साल के बीच में जो मतलब साल के बीच में नहीं, इंटरिम मतलब कि विच इज नॉट फाइनल बट अभी जजमेंट देना जरूरी है करके उसके बेसिस पे तो टेम्पररी जजमेंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर। इस कॉम्पनसेशन इज रिसीव ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मेरे को रिसीव भी हो चुका है ना, हाँ बात तो ये है कि मेरे को रिसीव भी हो चुका है ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट। देन taxable in year in which final order received। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब फाइनल ऑर्डर के थ्रू मिला है। ठीक है, ये अज्यूमिंग कि ये सब फाइनल ऑर्डर के थ्रू मिल रहा है, तो जो जो ये है वो लग जाएगा। बट इनमें से कोई भी कॉम्पनसेशन अगर इंटरिम ऑर्डर के कारण मिला, मतलब ऊपर मिले हुए कॉम्पनसेशन में से कोई भी कॉम्पनसेशन अगर इंटरिम ऑर्डर की वजह से मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज रिसीव्ड। वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज रिसीव्ड। ठीक है, कि जिस साल में आपको फाइनल ऑर्डर मिल रहा है उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीव्ड ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर, तो जिस साल में आपको फाइनल ऑर्डर मिल रहा है उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। हाउ आई एम क्लियर? अब ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। ये अपन पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं बेसिक। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, और ये एक्सेप्शन नहीं। एज पर सेक्शन क्या बोलते हैं 28(6) से, व्हेन स्टॉक इन ट्रेड इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट किया जा रहा है कैपिटल एसेट के अंदर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू कब की बेटा, कन्वर्जन के डेट की है, वो टैक्सेबल होगी कहाँ पर? पीजीबीपी के अंदर। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन सिंपल टर्म्स कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। और कैपिटल गेन लगेगा जब ट्रांसफर एक्चुअली लग रहा है। आई होप आई एम क्लियर ना। सेक्शन 45(5) जो हमने अभी पढ़ा है, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कि मेरे कोई एसेट कंपलसरी एक्वायर हो गई है कोई भी लॉ के अंदर। नॉर्मली कैपिटल गेन्स आर टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के ईयर में टैक्स होता है। हाउएवर इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल इन द ईयर कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड। ठीक है, तो इसमें मैंने ट्रांसफर ईयर और टैक्स ईयर लिखा होगा ना। हाँ, ट्रांसफर ईयर कौन सा है? जिस साल में एसेट जा रही है, मतलब कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। टैक्स ईयर कौन सा है? जिस साल में कॉम्पनसेशन रिसीव। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आ जाओ। ये तो बेसिक है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, तो इधर लिखा हुआ है इनिशियल कॉम्पनसेशन, इधर लिखा हुआ है इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन। ठीक है, मैंने आप लोग कभी पढ़ाया है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी है वो ले लोगे, FVOC इनिशियल कॉम्पनसेशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी होगा वो आ जाएगा। फिर इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन में जितना मिला है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस माइनस होंगे और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं आगे? इनिशियल कॉम्पनसेशन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड एंड द होल इज टैक्सेबल। टैक्सेबल क्या है बेटा? फुल्ली। तो मैंने भी पढ़ाया है इनिशियल कॉम्पनसेशन फुल्ली टैक्सेबल जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा तब। फिर एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, enhanced compensation taxable as and when received। ठीक है, तो enhanced compensation taxable as and when received, only litigation expenses relate to enhancement are deductible। enhancement के जो litigation expenses है बस वही माइनस होंगे। cost of acquisition
and cost of improvement not deducted again as it was already deducted from initial compensation. वापस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि वो इनिशियल में डिडक्ट हो चुका है. उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पनसेशन, कि अगर मेरे को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है ऑन लेट कॉम्पनसेशन, देन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. क्या बोलना चाह रहा है कि भैया इतना लेट लेट तुम कॉम्पनसेशन ले रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल, तो इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना. तो इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पनसेशन, कि अगर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि कॉम्पनसेशन लेट रिसीव हुआ है, तो वो टैक्सेबल है अंडर IFOS. IFOS में टैक्सेबल है, टैक्सेबल अंडर IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माइनस 50% डिडक्शन, बैलेंस टैक्सेबल. तो यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना है क्या 50% माइनस करने के लिए? नहीं, आपको बस 50% डिडक्शन देनी है. जब भी आप IFOS में टैक्सेबल करोगे तो वो 50% डिडक्शन मिल जाएगा. मतलब जो कॉम्पनसेशन है वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में, बट जो इंटरेस्ट है ऑन लेट कॉम्पनसेशन वो टैक्सेबल होगा IFOS के अंदर. ठीक है, तो जो हमारा क्या है बोल रही हूं मैं, कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन टैक्सेबल होगा कहां पर सर, कैपिटल गेन के अंदर. इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पनसेशन टैक्सेबल होगा IFOS के अंदर. इंटरेस्ट IFOS और ओरिजिनल कॉम्पनसेशन जाएगा कैपिटल गेन के अंदर. घुस गई दिमाग में बात? ओके, तो ये आपका हो गया है. और 50% अगेंस्ट द इंटरेस्ट इनकम. अब इंट्रीम ऑर्डर्स क्या बोलता है, इफ कॉम्पनसेशन इज रिसीव बेस्ड ऑन एन इंट्रीम कोर्ट ऑर्डर इट इज टैक्सेबल इन द फाइनल ऑर्डर इज पास. तो मेरे को पता है कि इंट्रीम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर में पास होगा. और ये जो आपका है, क्या बात कर रहे थे अपन, लेट कॉम्पनसेशन में 50% डिडक्शन मिलेगी ना, तो ये IFOS में टैक्सेबल होगा और 50% डिडक्शन कंपलसरी मिल जाएगी. और इंट्रीम ऑर्डर टैक्सेबल होगा जहाँ जिस साल में फाइनल ऑर्डर पास हो रहा है. तो इंट्रीम ऑर्डर के बदले अगर कोई कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है, कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा जिस साल में फाइनल ऑर्डर पास हो रहा है. आई होप आई एम क्लियर. यस. So this is what my section 45(5) compulsory acquisition there under any law. तो यहाँ पर आपका है सबसे पहला कौन सा है, चार्ट बुक हो गया, कैपिटल ये 45(5) दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन देयर अंडर एनी लॉ. 45(2) था कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. 45(2) conversion of capital asset into stock in trade. Stock in trade to capital asset. Compensation on compulsory acquisition under any law. बस. फिर नेक्स्ट है सेक्शन 45(1)(a). सेक्शन 45(1)(a) हेडिंग क्या है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट. इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, कि इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है जब आपका जो कैपिटल एसेट है वो क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है. तो इसके लिए भी अपन वो बना लेते हैं अपना
अब ये भैया हमारा हीरो बन चुका है बबलू, और उसके घर में लग गई है आग, धुआं निकल रहा है आग से। तो ये हो रहा है डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। बहुत ही गंदी आग बनाई है अपन लोगों ने। कुछ नहीं हुआ, डैमेज हो गया घर, ठीक है। डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, और कॉम्पनसे क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो फर्स्ट केस यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये है। परचेज्ड हाउस, परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी लिखना सीधा, परचेज हाउस प्रॉपर्टी फॉर 30 लाख रुपीज, फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब एक्चुअली क्लेम डिसाइडेड, क्लेम कितना डिसाइड हुआ था, क्लेम डिसाइड हुआ था 2 करोड़, रिसीव्ड 2 करोड़, ठीक है। अब खरीदी थी इसने कब, तो इसने खरीदी थी 1/4/2012 को। डिस्ट्रक्शन हुआ है आपका 23 अगस्त 2022 को। कॉम्पनसेशन मिल रहा है 25 जुलाई 2025, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बबलू ने घर खरीदा था 30 लाख में 2012 में, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट हो गया, क्लेम फिक्स हुआ है 2 करोड़, घर पूरा जल चुका है, बर्बाद हो चुका है, इंश्योर कराया था आपने और वो हो गया। अब क्लेम रिसीव हुआ है, तो क्लेम रिसीव हुआ है कितने का, 2 करोड़ का। तो ये जो है हमारा, वो क्या है आपका, ट्रांसफर ईयर, ट्रांसफर ईयर, और ये जो है वो क्या है, टैक्स ईयर। क्योंकि जिस साल में प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है वो आपका एसेट चली गई, और जिस साल में पैसा मिल रहा है वो आपका टैक्स ईयर है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं ट्रांसफर ईयर, ईयर इन विच एसेट, ईयर इन विच एसेट डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आग लग गई है, अगर आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है कैपिटल एसेट का ड्यू टू, अगर आपको सुनामी या फिर क्या बोलते हैं फ्लड, अर्थक्वेक, या फिर फायर, या किसी भी वजह से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने कोई रीजन स्टेट नहीं किया है, डिस्ट्रक्शन का मतलब कैसे भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो जाता है कैपिटल एसेट और इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है तो कैपिटल गेन लगेगा, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ईयर है ईयर इन विच एसेट डिस्ट्रॉयड, और टैक्स ईयर है ईयर इन विच क्लेम रिसीव, जिस साल में आपको क्लेम मिल रहा है, ठीक है, जिस साल में आपको क्लेम मिल रहा है उस साल में होगा। तो ये जो है वो क्या है आपका सेक्शन 45(1)(a), दैट इज इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। कि अगर मेरा कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो ये मेरा ट्रांसफर ईयर है और ये मेरा टैक्स ईयर है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। तो FVOC इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका, 3 करोड़,
नाउ सिंस डिस्ट्रक्शन जो है वो कब हुआ है, तो 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है, तो क्या बोलते हैं इंडेक्सेशन जो है वो होगा तो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो यहाँ पे हुई है 1/4/2012, मतलब 12/13 को प्रॉपर्टी परचेज हुई है, 12/13 ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 200 इंटू आपका जो वो है वो क्या है 22 23 22 23 331 और वैल्यू क्या थी 30 लाख। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 200 इंटू 331 इज इक्वल्स टू 49,65,000 माइनस 3 करोड़ इज इक्वल्स टू 2,50,00,000 35,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। हाँ, और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला ही नहीं होता तो कैपिटल गेन आता क्या, नहीं। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो कैपिटल गेन आएगा, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं आएगा। okay. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो सेक्शन 45(1) है डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल, आपको पता है ये भी ऑलरेडी। नॉर्मली कैपिटल गेन आर टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, हाउएवर इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट कैपिटल गेन आर टैक्स इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव। जिस साल में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उस साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। कैपिटल गेन अप्लाई व्हेन कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू, क्यों कैपिटल गेन लगता है, मतलब डिस्ट्रक्शन का जो कारण है वो क्या है। डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकता है फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, रेड, सिविल डिस्टर्बेंस, एनिमी एक्शन और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी। और आपको क्या मिला है सर, इंश्योरेंस क्लेम जो है वो मिल चुका है। मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिलना जो है वो क्या है, आपकी एकदम मेन कंडीशन है। इंश्योरेंस क्लेम मिलना जो है वो क्या है, आपकी मेन कंडीशन है। इफ नो क्लेम इज रिसीव्ड देन नो कैपिटल गेन अराइजेस। अगर आपको कोई क्लेम ही नहीं मिला है तो क्या कैपिटल गेन लगेगा, नहीं, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, और कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसे लोगे, तो एफबीओसी क्या होगा सर, जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है, एफबीओसी होगा जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट एसेट, उस एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद ये है आपका सेक्शन 45(1)(a). उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन 45 के लिए द थर्ड पेज ऑफ आवर चार्ट बुक इन दिस लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया, तब आपको अभी करने में इतना टाइम लगा है। अभी इसके क्वेश्चंस जो है वो बाकी सारी चीजें जो है वो आगे होगी, बट कोई अपने को हड़बड़ी नहीं है, अपन आराम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द लेक्चर। और प्लस कि अगर आपको चार्ट बुक बाय करनी है तो आप गूगल फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे बच्चों की जो है वो एक क्वेरी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू कि मैम एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, या तो हमसे क्वेश्चन जब मैं बुक छोड़ देती हूँ उसके बाद जो है, मतलब अल्टीमेटली जब मैं टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उसका ना बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपके सामने ही आंसर है। मतलब जब भी आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो जब आप बुक देख रहे हो और आप आंसर देखो तो आपको लगता है कि आपको सब आता है। ठीक है, और जब आप क्या बोलते हैं आपके सामने से जब आंसर चले जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि आप नहीं रिकॉल कर पाते हो, नहीं सॉल्व कर पाते हो, और जो रिटेंशन है वो एक प्रॉब्लम है। तो प्लीज गो फॉर बुक्स जहाँ पर आपको आंसर्स नहीं दिए गए हैं, सेपरेटली आंसर्स दिए गए हैं, और
अगर आप हमारा क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप गूगल गूगल जो फॉर्म में नीचे दिया हुआ है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गूगल फॉर्म नीचे नहीं दिया गया है तो आप टेलीग्राम चैनल में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, और अदरवाइज आप व्हाट्सएप में मैसेज करोगे तो आपको गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा उसमें। हाँ, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी में डाउट है, जैसे आप पढ़ रहे हो और आपको कोई केस सिनेरियो आ जाता है, कोई भी चीज आपके दिमाग में आ जाती है जो आपको लगता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कुछ भी पूछना है, कोई भी आपको मेंटोरशिप चाहिए तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, और अब अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझे मैसेज करिए, ठीक है। सो आई विल बी वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट टू यू कि आपको क्या करना चाहिए, और मैं आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड आंसर दे पाऊंगी, ठीक है। तो कभी भी आप अगर हमको मैसेज करते हैं तो प्लीज क्या बोलते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूरी लिख के मैसेज करना। और टोटल वी हैव 7 पेजेस हैं फिलहाल तो इसके अंदर। तो कैपिटल गेन पूरा इतना बड़ा चैप्टर जो हमने 7 पेजेस में समराइज कर दिया है। रीजन बीइंग कि इसको ऐसा क्यों बनाया गया है, तो इसको ऐसा इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन रिलेट नहीं कर पा रहे, एक चीज उस पेज में, एक चीज इस पेज में, एक चीज इस पेज में। तो टेक्स्ट बुक डिजाइन क्यों किया गया अलग अलग, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो आपको बेसिक से पढ़ना जरूरी है कि इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तब आपको क्या होता है कि आपको सब चीजों को साथ में अपने साथ लेके चलना है। तो दिस इज द चैट बुक विच यू कैन कवर इट 2.5 आवर्स, तो 3 घंटे में, जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले जो है वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। प्लस और टेलीग्राम आप ओपन करोगे तो ग्रुप का भी ऑप्शन आता है, उसमें भी आप जाके क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्कस में जाके हमारा डिस्कशन ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप में भी आप कोई क्वेरी भेजोगे तो वो ज्यादा बेटर होगी कि वो सारे बच्चे जो है उसको ले लेंगे, और सारे बच्चों के लिए वो क्लियर होगा। तो आई होप यू शुड पुट योर क्वेरी इन द डिस्कशन ग्रुप, तो ताकि सारे बच्चे जो है उस चीज को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और okay, thank you everyone, and I hope I am able to fulfill all your requirements and will help you to pass in the exam. Thank you everyone.